नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू भी इंसान है, पत्थर या मशीन नहीं। दीप्ति, हमें मम्मी के घर जाना है छुट्टियों में। तुमने पूरी तैयारी कर ली? सारा सामान पैक कर लिया? जी अनीता दीदी, मैंने तैयारी कर ली है। सुबह सुरेश आएंगे, हम सबको रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। अच्छा, तुम सुबह आलू के परांठे बना लेना, निशी को बहुत पसंद है। कह रही है मामी के हाथ के परांठे बहुत अच्छे बनते हैं। साथ में टिंकू की पसंद की लहसुन की चटनी लाना मत भूलना। जी दीदी, दीप्ति ने हामी भर दी। अनीता दीप्ति की नंद है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं। हर साल छुट्टियों में घर जाते हैं। अनीता के बच्चे बड़े हो गए हैं और दीप्ति के बच्चे अभी छोटे हैं। दो बच्चों के साथ खुद का खाना ही बड़ी मुश्किल से बनता है। पीहू 3 साल की है और रिशु अभी 6 महीने का ही है। सफ़र के लिए सामान पैक करने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी एक पाँव पर भागकर दीप्ति ने सब तैयारी कर ली और रात को बच्चों के सोने के बाद लहसुन छील कर रख दिया और आलू उबाल कर रख दिए। सुरेश ने भी जितना हो सकता मदद की। सुबह बच्चों के उठने से पहले खुद का और अनीता दीदी और उनके बच्चों के लिए खाना तैयार भी किया। मेरे छोटे बच्चे हैं, अनीता दीदी भी तो खाना बनाकर ला सकती थी, पर हर बार मुझे कह देती हैं बच्चों के छोटे होने से परेशानी है, वरना कोई बात ही नहीं थी। दीप्ति मन ही मन सोच रही थी। एक तो रिशु इतना छोटा है कि रात भर वह ढंग से सो नहीं पाती है, आंखों में नींद ही रहती है। सुरेश के साथ अनीता दीदी को उनके घर से लेते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची। सफ़र लंबा था, वह रात भर की जागी थी। उस पर पूरे सफ़र में बच्चों ने सोने नहीं दिया। दीप्ति की हालत ख़राब हो रही थी। सुबह की भागा दौड़ी और सफ़र में बच्चों ने भी अच्छा खासा थका दिया। अनीता दीदी के बच्चे बड़े थे, वह पूरे सफ़र में आराम से सोती रहीं। स्टेशन से सभी घर पहुँचे। दीप्ति की सासू माँ आई और बेटी का हंस के स्वागत किया और अंदर ले जाकर एसी कमरे में बिठा दिया। दीप्ति पीछे रखा सामान और बच्चों को अंदर ले गई। उसने जाकर सासू माँ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। दीप्ति, अनीता इतने लंबे सफ़र से थकी हुई आई है, कुछ नींबू पानी वगैरह बना लो, साथ में गर्मा गर्म नाश्ता भी तैयार कर लेना। यह कहकर सासू माँ भी एसी कमरे में चली गई। दीप्ति चुपचाप रसोई में गई, वह भी तो थकी हुई आई थी। अनीता दीदी तो फिर भी सफ़र में सो गई थी। उसकी तो पूरे सफ़र में बैठे हुए बच्चों को संभालने में कमर टूट गई थी। नाश्ता करके सब एसी कमरे में चले गए। सासू माँ ने अनीता दीदी की पसंद के खाने की लिस्ट बता दी। रिशु सो गया था। दीप्ति ने सारा खाना तैयार कर दिया। अनीता रसोई में आए तो उससे काम मत कराना। बेटियां मायके में काम करने नहीं बल्कि आराम करने आती हैं, सासू माँ ने निर्देश देते हुए कहा। अनीता दीदी और उनके बच्चों की फरमाइश चलती रही। दिन भर थकान आ गई। रात का काम समेटते हुए काफ़ी देर हो गई। रात को थक कर दीप्ति ऐसी सोई, सुबह देर से आंखें खुलीं। बड़ी नींद आती है, अपने घर में भी इतनी देर तक सोती हो क्या? अनीता अभी उठी नहीं है, रात को देर से सोई थी। जा जल्दी से जाकर चाय चढ़ा दे, उसे बेड टी की आदत है। आजकल की बहुएं एक नंद के साथ नहीं निभा सकती हैं। मैं तो 4 नंदों का करके चलती थी। नंदों के उठने से पहले नहाकर चौका चढ़ा देती थी। यहाँ तो चाय का भी पता नहीं। दीप्ति की सासू माँ लगातार बड़बड़ाते हुए बोली जा रही थी। दीप्ति को बहुत ही बुरा लगा। वह यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई है या गर्मी में सबकी सेवा करने? सब मिलकर काम करे तो छुट्टियाँ मनाने का मज़ा आता है। एक ही इंसान लगा रहे और बाकी फरमाइश करते रहें, यह तो शोषण हो गया। सबकी सुनो, सबके मन की करो, अपना मन मारते रहो, अपने दर्द को सहन करो। सासू माँ अपने हिसाब से नचाती है और नंद अपने हिसाब से। बहू हूँ, कोई कठपुतली नहीं जो सबके इशारों पर नाचती रहूं, सबके हिसाब से काम करती रहूं। बहू हूँ, कोई पत्थर की मूरत नहीं, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी नींद आती है, मुझे भी थकान होती है। बेटी को आराम मिले और बहू काम करती रहे। बहू का भी शरीर थकता है, उसे भी दर्द होता है। वह भी कोई पत्थर या मशीन नहीं है
केवल पीहू थी तो वह संभाल लेती थी। अब छोटे बच्चे रिशु के साथ उसे यह छुट्टियां काफ़ी चुभ रही थी। उसका हर दिन मुश्किल से कट रहा था। रोज सुरेश से बात करती, अपना दिल हल्का कर लेती थी। सुरेश भी दिलासा देता और समझाता कि बस इस साल देख लो। अगले दिन सासू माँ अनीता दीदी को अपनी सहेली के घर ले गई। वहाँ से देर तक आई। दीप्ति के बेटे रिशु को बुखार हो गया था। वह खाना तैयार नहीं कर पाई। छोटा सा बच्चा बुखार के कारण तड़पता रहा और दीप्ति की गोद से चिपका रहा। सासू माँ कुछ कहती कहती रुक गई। अनीता, आज हमें ही खाना बनाना होगा, सासू माँ ने उतरे चेहरे से कहा। मम्मी, आपके घर में तो खाना भी समय पर नहीं मिलता है, अनीता दीदी ने उल्हाना दिया। मैं मायके में आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। यह सुनकर दीप्ति की सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि काश वह अनीता को हर बार काम करने की मना नहीं करती और उसे इतना सर पर नहीं चढ़ाती। दीप्ति के बेटे रिशु का बुखार 3 दिन में उतरा। जब तक वापस जाने की तारीख हो गई, तब तक इतने लोगों का काम करते करते दीप्ति की सासू माँ की हालत खराब हो गई। दीप्ति और अनीता अपने शहर, अपने घरों में वापस आ गई। अगले साल फिर अनीता दीदी का फ़ोन आया कि दीप्ति, छुट्टियों में घर चलना है, हम साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, कितना अच्छा लगता है। तभी सुरेश ने बात की, दीदी इस साल दीप्ति नहीं जाएगी, हमारे सब ऑफिस वाले एक साथ घूमने शिमला जा रहे हैं, आप जाकर आइए। मम्मी वहाँ इतने बड़े घर में अकेली रहती है, उनका मन भी लग जाएगा। दीप्ति ने सुरेश को गले लगा लिया। थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरी तकलीफ़ को कम करने के लिए और इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। झूठ बस इतना है कि हम ऑफिस वालों के साथ जा रहे हैं, पर सच यह है कि हम घूमने शिमला जा रहे हैं। यह देखो, मैंने बुकिंग करा ली है। हर साल छुट्टियों के नाम पर तुम घर जाती हो, पर वहाँ तुम परेशान ही रहती हो। तुम्हें तो आराम मिलता ही नहीं है। यहाँ से काम करके जाती हो और वहाँ भी काम में लग जाती हो। तुम्हारे भैया देश छोड़कर बाहर बस गए हैं। अगर मायके में तुम्हारे मम्मी पापा जीवित होते तो तुम भी वहाँ जाती, पर मैं ही इतने सालों से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, तुम्हें खुश नहीं रख पाया। अब से हम हर छुट्टियों में घूमने जाएंगे और मम्मी को रहने के लिए यहीं बुला लिया करेंगे। दोस्तों, बहू का शरीर क्या पत्थर का होता है? उसमें भावनाएं नहीं होती हैं? क्या उसे थकान नहीं होती है? उसके साथ नौकरानी जैसा सलूक क्यों किया जाता है? बेटी को सराखों पर रखने वाली औरतें बहू के साथ इतनी कठोर क्यों हो जाती हैं? आखिर बहू भी इंसान है, कोई पत्थर या मशीन नहीं। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।